स्वागत है, अभिनंदन है आज के सत्र में। तो आज जैसा मैंने आप लोग को बताया पहले कि आज हम लोग कुछ थोड़ा बहुत आसन का सरल सरल से आसन का अभ्यास करेंगे। तो आसनों के अभ्यास में जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। आसनों के अभ्यास में जब भी आप आसन करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके बॉडी के मूवमेंट्स कैसे कैसे शरीर मूव कर रहा है ना। आप सर पैर को हिला रहे हैं, उठा रहे हैं, हाथ को उठा रहे हैं, सर आगे झुका रहे हैं, सारे मूवमेंट्स पर आप सजग होंगे। तो पहली बात आप नोट डाउन कर लें कि जो आसन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कोई पार्ट है, वो है आपकी सजगता। आप परफेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, आप जैसा बताया जा रहा है, इंस्ट्रक्टर जो बता रहे हैं वो आप फॉलो कर पा रहे हैं पूरी तरह से परफेक्शन से, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर जैसा बताए, आप अपने शारीरिक लिमिटेशंस की वजह से उसको करने में पूर्ण मतलब आंशिक रूप से या पूरी तरह से असक्षम हो। लेकिन जब आप प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं आगे झुकने का, पीछे झुकने का, लेटरल बेंडिंग, ट्विस्टिंग, इन्वर्टेड, बैलेंसिंग, जब आप ऐसा अभ्यास या प्रयास करते हैं तो आपकी सजगता आपके प्राणों को वो स्वरूप दे देती है जो कि आसन दिलवाना चाहता है। हर एक आसन आपके शरीर में एक यंत्र क्रिएट करता है। हर एक आसन, जो भी क्लासिकल पोस्चर है, अब तो कई आसन बनावटी हो गए, लोगों ने अपने मन से बना दिया, योगा टीचर्स ने। लेकिन जो हठ प्रदीपिका में, घिरंड संहिता में, हठ रत्नावली में जो आसनों का वर्णन है, उन हरेक आसनों में हरेक क्लासिकल पोस्चर अपने आप में एक यंत्र को निर्मित करती है। तो जब आप आसन करते हैं तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप परफेक्ट कर पाए या ना कर पाए, पर आपका प्रयास, जब आप प्रयास करते हैं तो वो प्रयास आपका सम्यक होना चाहिए, अपने पूरे जितना भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से होना चाहिए। तो पहला है सजगता, दूसरा है तपस। तपस का मतलब कि आप थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होइए, मतलब ऐसा नहीं आसन एकदम बिल्कुल आराम से लेटे लेटे कर लीजिए, बैठे बैठे। थोड़ा सा आपको हल्का सा तपस करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा तपस कीजिए। तपस करेंगे तो आप अपने लिमिटेशन से बाहर आएंगे, आप अपनी सीमाओं को खोलेंगे, है ना, बंधनों को तोड़ेंगे, वृत्तियों का निरोध करेंगे। ये तब होगा जब आप थोड़ा सा तपस करेंगे। तो थोड़ा सा आप तपस कीजिए, थोड़ा सा सजग रहिए। सजग थोड़ा सा नहीं, पूरा रहना है। उसी को स्वाध्याय कहते हैं। स्वयं का अध्ययन करते रहिए, देखिए कहाँ पे आपका लिमिटेशन है, कहाँ पे आपकी कमर नहीं झुक रहे हैं, कहाँ पे किस एरिया तक आप जा पा रहे हैं। तो जब आप स्वयं का अध्ययन करेंगे तो स्वाध्याय हो जाएगा। तो तपस, स्वाध्याय, और जब आप आसन करें तो हर एक आसन का एक निश्चित चक्र होता है, हर एक आसन का। जैसे पश्चिमोत्तान आसन करेंगे तो पश्चिमोत्तान आसन का चक्र, या जानु शिरासन करेंगे तो जानु शिरासन का चक्र स्वादिष्ठान होता है। उसी प्रकार से प्रत्येक आसन, जो भी आसन करते हैं, उसका एक निर्धारित चक्र होता है। तो जब आप उस आसन को करते हैं तो आप अपने भीतर प्राणों को अनुभव करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और प्राणों के मूवमेंट्स को महसूस करते हैं और चक्रों पर ध्यान देते हैं। जब आप अपने से श्रेष्ठतम चीज को फोकस करते हैं तो वो कहलाता है ईश्वर प्रणिधान, है ना। आप अपने श्रेष्ठतम को, अपने प्राण को आप फोकस कर रहे हैं, चक्रों को फोकस कर रहे हैं। तो स्वाध्याय भी हो गया, तपस भी हो गया, ईश्वर प्रणिधान भी हो गया। ये आसन में बहुत बहुत जरूरी है। तो ये आसन आप आराम से आज करेंगे, चक्रों पर ध्यान देंगे, प्राणों के मूवमेंट्स पर ध्यान देंगे, और शरीर के मूवमेंट्स पर पूरी तरह से सजग रहेंगे। आसन
बार बार दोहराना नहीं है, आसन में रुकने का अभ्यास करें। अभी आप लोग को जो आसन कराया जाएगा उसमें सूर्य नमस्कार को छोड़ करके बाकी जो आसन आपको कराए जाएंगे उसमें हर एक पोस्चर पे थोड़ा ठहरिए, कुछ सेकंड्स रुकिए। रिपीट करना, कितनी बार रिपीट करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है आसन में। आसन में महत्वपूर्ण है कि आप किस पोस्चर पे कितनी देर ठहरते हैं, कितनी देर रुकते हैं, वो आसन है, ना कि कितनी बार रिपीट करते हैं। ये व्यायाम नहीं है, यही एक्सरसाइज में और आसन में फर्क है। एक्सरसाइज में आप रिपीटेडली आप डंबल उठा रहे हैं तो कितनी बार उठा सकते हैं, 10 बार, 20 बार, 50 बार करते हैं ना ऐसा एक्सरसाइज में। वर्कआउट करते हैं तो कितनी बार आप हाथ पैर को ऊपर हिला सकते हैं। लेकिन योग में ऐसा नहीं है, आसन ऐसा नहीं है। आसन में कितनी बार कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी देर फाइनल पोस्चर में रुक रहे हैं वो महत्वपूर्ण होता है। हमेशा याद रखना, कितनी देर फाइनल पोस्चर पे रुक रहे हो, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। ऐसा माना जाता है जो एक पोस्चर पे, फाइनल पोस्चर पे 3.5 घंटे रुक जाता है उसकी आसन सिद्धि हो जाती है, किसी एक पोस्चर पे स्थिर हो जाता है। तो आसन क्या है? आसनम जो है स्थिरम सुखम आसनम। तो बहुत धीरे धीरे स्थिरता से कीजिए और फाइनल पोस्चर पे रुकिए। सूर्य नमस्कार छोड़ करके सभी पोस्चर्स पर आप फाइनल पोस्चर पे रुकेंगे। सूर्य नमस्कार दरअसल आसन नहीं है, वो सूर्य की उपासना है। तो सूर्य की उपासना है, लेकिन चूंकि इसमें मूवमेंट्स है तो हम लोगों ने इसको आसन में जोड़ दिया है। वरना किसी भी क्लासिकल पोस्चर में, किसी भी बुक में, किसी भी हठ योग की किताब में सूर्य नमस्कार को आसन के रूप में नहीं रखा जाता है, वो सूर्य की उपासना मानी जाती है। तो चलिए आज का सत्र हम लोग इतनी बातों पे आरंभ करते हैं। और आज हमें आसनों में इंस्ट्रक्ट कर रही हैं मनीषा जी, विदिशा आनंद जी। तो आप सामने आए, इंस्ट्रक्ट करें, आसन बताएं, सब लोग साथ में करें। हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग वीडियो ऑन कर लें ताकि देखा जा सके कि आप लोग किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर कोई कुछ गलती हो रही है तो उसको सुधारा जा सके। तो सभी लोग अपने वीडियो को प्लीज ऑन कर लें। जी जी, स्टार्ट करें तो हल्का वार्म अप से, ज्वाइंट मूवमेंट से, या नहीं, आप सूर्य नमस्कार से शुरू कीजिए। ओके। तो सब लोग लाइन पर आ जाइए अपने। और कोशिश करें सभी लोग वीडियो ऑन कर लें ताकि मैं यहां से सबको वॉच करूंगा, मैं यहां से सबको देखूंगा कि कौन ठीक कर रहा है, फिर मैं समझाऊंगा। तो यथासंभव आप लोग वीडियो ऑन कर लें। मनीषा जी, वीडियो आप ऐसा लगाएं कि आपको लोग देख पाए, आपको नहीं दिख पा रहे पूरा। आप आधा दिख रहे हैं, आधा सिर्फ दिख रहे हैं। आप पूरा दिखिए। हाँ, थोड़ा सा ठीक हुआ है। अभी आपका गर्दन, आपका सर नहीं दिख रहा है, आप केतु की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा बेहतर है। इंस्ट्रक्ट भी कीजिए मनीषा जी, लोगों को बताते भी रहिए। कर पाएंगे आप? अच्छा, आपके पास ईयरफोन नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं इंस्ट्रक्ट करता हूँ, आप करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है मनीषा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप। गुरु जी आप इंस्ट्रक्ट कीजिए, फिर मैं यहाँ से अच्छा, आसन करती रहूंगी। ठीक ठीक ठीक, आप आसन करें।
हाथ जोड़ के नमस्कार करें, श्वास को सामान्य करें और अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सेकंड पोस्चर पे जाएंगे और थोड़ा सा पीछे की तरफ टिल्ट होंगे हल्का सा। अपने सांस को सामान्य रखें जब आप फाइनल पोस्चर में हो। अब तीसरे में आप आगे झुकें, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें और हस्तपादासन में आप कोशिश करें अपने पैर को छूने की। अपने ही पैर को छूइए, कोशिश कीजिए जितना हो सकता है आराम आराम से, ज्यादा जोर नहीं देंगे। अपने शरीर की सीमाओं को पहचानेंगे। उसके बाद आप दाएं पैर को पीछे ले जाइए। उसको कहते हैं अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन आसन में दायां पैर आप पीछे ले जाइए, घुटने को जमीन पे रखिए और धीरे धीरे अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए चंद्र नमस्कार करें। बहुत बढ़िया। इसको कहते हैं अश्व संचालन। अब आप श्वास छोड़ते हुए अगला अभ्यास करेंगे, दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएंगे और कमर को ऊंचा उठाएंगे। घुटना भी जमीन से ऊंचा रहेगा, नहीं छुएगा। ऐसा देखो, देख सकते हो आप वीडियो में, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा। और अब आप श्वास छोड़ते हुए अ, कमर को नीचे लाएंगे, छाती को जमीन पे लगाएंगे। कमर जमीन से नहीं सटेगा, कमर उठा रहेगा, बाकी छाती और घुटना जमीन पे रहेगा। इसको साष्टांग नमस्कार कहते हैं। 6 अंग जमीन पे। नॉर्मल ब्रीद रखिए, श्वास सामान्य रखिए। 6 अंग जमीन पे होना चाहिए। कौन कौन से अंग जमीन पे होना चाहिए? आपका सर, आपकी छाती, आपके घुटने और आपके दोनों पैर के पंजे, ये आपके जमीन पे स्पर्श होने चाहिए। इसको कहते हैं साष्टांग नमस्कार। अब यहां से श्वास लीजिए और भुजंग आसन कीजिए, यानी अपने सर और अपनी छाती को ऊपर उठाइए, भुजंग पोस्चर कीजिए। बहुत बढ़िया। और जब आप फाइनल पोस्चर करते हैं तो सामान्य ब्रीदिंग रखिए। थोड़ा सा बनिए इस पोस्चर पे, तुरंत मत भागिए। इस पोस्चर को थोड़ा महसूस कीजिए। अब आप पर्वत आसन में आएंगे। पर्वत आसन के लिए अपने कमर को ऊपर उठा लीजिए, सर नीचे की तरफ रहेगा। आप अपने नाभि को देखिए, कोशिश कीजिए कि एड़ी आपकी जमीन पर टच करे। पर्वत आसन में प्रयास कीजिए आपकी एड़ी जमीन को लगे। अपने पूरे अंग प्रत्यंग के प्रति सजग बनिए, स्वाध्याय कीजिए। इस तपस्या को महसूस कीजिए, प्राणों को महसूस कीजिए। अब आप दाएं पैर को ही आगे कीजिए। दाएं पैर को आप दोनों, नहीं नहीं, हाँ, दोनों हाथों के बीच में रखिए। वेरी गुड। दोनों हाथों को बीच में रखिए। दाएं पैर को, बाएं पैर वैसे ही पीछे रहेगा, आगे की ओर हल्का सा झुकेंगे आप और दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। अश्व संचालन आसन करेंगे जो आपने पहले किया हुआ है। फोर्थ पोस्चर को रिपीट करेंगे, अश्व संचालन आसन। महसूस कीजिए अपने कमर को, अपने पैरों को, अपने पेट को। स्वाध्याय कीजिए, महसूस कीजिए। बहुत बढ़िया। अब एक और पोस्चर करेंगे। दूसरे पैर को भी आगे लाएंगे और अपने पैरों को स्पर्श छूते रहेंगे, हस्तपादासन। अब घुटना कोशिश करेंगे सीधा रहे। कोशिश करेंगे कि आपका घुटना सीधा रहे। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा करके हस्तोत्तान आसन करेंगे। थोड़ा सा बैक पीछे से टिल्ट करेंगे, थोड़ा मोड़ेंगे पीठ को और उसके बाद दोनों हाथ को आगे लाते हुए नमस्कार आसन करेंगे। ये आधा राउंड हुआ, आपका हाफ राउंड हुआ। एक और करेंगे, आज एक ही राउंड सूर्य नमस्कार करेंगे, तो एक बार और करेंगे। इसी तरह से हाथ जोड़े रखें नमस्कार आसन में। दोनों हाथों को एक बार फिर से ऊपर उठाइए, हस्तोत्तान आसन में लाइए, सर को पीछे टिल्ट कीजिए, बैक की तरफ। प्राण को महसूस कीजिए। इस राउंड में प्राण को महसूस करेंगे। अब आप आगे झुकिए, दोनों
हाथों से पैर को छूइए, हस्तपादासना। स्वादिष्ठान पर अपनी चेतना को लाएं, महसूस करें प्राणों को। अब आप बायां पैर, पहले दायां पैर किए थे ना, आपकी बायां पैर पीछे करेंगे, लेफ्ट लेग को पीछे करेंगे, लेफ्ट लेग को पीछे करेंगे। आसो संचालन आसन में आइए, दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, अनाहत चक्र पर ख्याल कीजिए, अपना ध्यान अनाहत चक्र पे लाइए। और अब धीरे से दोनों हाथ को नीचे करके अपने दूसरे पैर को भी पीछे करें और पर्वत आसन में आइए। पर्वत आसन में अपने नाभि को देखिए, मणिपुर के प्रति सजग बनिए, मणिपुर चक्र के प्रति सजग बनिए। अब आप साष्टांग नमस्कार करेंगे। साष्टांग नमस्कार के लिए अपना सर, अपनी छाती, अपना घुटना और आपका पंजा जमीन पर रहेगा, पैर का पंजा, लेकिन आपका कमर उठा रहेगा, कमर को जमीन में नहीं लगाना, कमर ऊंचा करके रखना। जब हम लोग ईश्वर को मंदिर में जाकर के मूर्ति को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने श्रेष्ठ को प्रणाम करते हैं, तो ऐसे ही साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, सीख लो प्रणाम करना। इसी को, सूर्य को हम लोग 6 अंगों से, षट अंगों से, 6 अंगों से प्रणाम करते हैं। इसको साष्टांग नमस्कार कहते हैं, 6 अंगों से नमस्कार करना। अब हम लोग भुजंग आसन करेंगे, सांस लेते हुए भुजंग आसन करें, अपने सर को, गर्दन को ऊपर उठाएं और मणिपुर चक्र के प्रति सजग बनेंगे। अपने प्राण को मणिपुर चक्र के आसपास महसूस करें। अब आप पर्वतासन करेंगे, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन पे आइए। नाभि की ओर देखिए, ध्यान मणिपुर चक्र। अब आप बायां पैर आगे ले जाएंगे। पिछले राउंड में हमने दायां से किया था, आपकी बाएं से कर रहे हैं। तो बायां पैर अपने दोनों हाथों के बीच में लाके रखिए और धीरे से शरीर को सीधा करते हुए हाथों को ऊपर ले जाए, असो संचालन आसन में। अब धीरे से दूसरा पैर भी आगे लाइए, अपने हाथों से पैरों को स्पर्श कीजिए हस्तपादासन में, स्वादिष्ठान चक्र। और अब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हस्तोत्तान आसन कीजिए और ध्यान को आज्ञा चक्र पे लाइए। और अब धीरे से दोनों हाथों को जोड़ के नमस्कार करेंगे। ये आपका एक राउंड हुआ, यानी आधा राउंड हम लोग दाएं तरफ से पैर की आगे पीछे ले जाते हैं, दूसरे में बाएं को ले जाते हैं और दोनों को मिला के बनता है एक राउंड। तो आज हम लोग एक ही राउंड करेंगे। आप लोग 2 मिनट के लिए लेट जाइए, 2 मिनट के लिए लेट जाओ, शवासन कर लो 2 मिनट के लिए। हम जानते हैं कि हमारे साथ बहुत लोग ऐसे हैं जो कभी आसन नहीं करते हैं, जो थोड़े उम्र से हैं, तो हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। जो यंग लोग हैं वो तो ज्यादा कर सकते हैं, पर जो उम्र के हैं तो वो ज्यादा नहीं कर सकते। आराम आराम से रुक के धीरे धीरे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि ये जिम नहीं है, आसन को जिम मत समझना कभी।
वरना कभी भी आसन का लाभ नहीं होगा। आसन का मतलब है धीरे धीरे, आराम से और गहराई से। तो 2 मिनट के लिए शवासन कर लो। शवासन करने के लिए अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स करो। अपने पैर को रिलैक्स किया, अपने दोनों हाथ को रिलैक्स किया, अपने पेट को, पीठ को, छाती को, सर को, कंधे को, सबको धीरे धीरे जहां जहां तनाव खिंचा हुआ उसको रिलैक्स करो। ये सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार के बहुत सारे लाभ हैं। जो लोग नित्य सूर्य नमस्कार करते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक बीमारी नहीं होती है, क्योंकि इसमें प्राणायाम भी है, क्योंकि आप इसमें श्वास लेते छोड़ के अभ्यास करते हो। इसमें ध्यान भी है, क्योंकि आप चक्रों पे ध्यान करते हो। इसमें शारीरिक मूवमेंट्स हैं जो आपकी स्ट्रेचिंग्स और बॉडी के एलाइनमेंट के लिए जरूरी होती है। इस वजह से आपकी नस नाड़ियां, उसमें तनाव खिंचाव होते हैं, और आपकी जो ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपरली हार्मोन सेक्रीट कर पाता है। आपका नर्वस सिस्टम बैलेंस्ड होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपरली फ्लो, ब्लड का हार्ट पंप हो पाता है। इसलिए सूर्य नमस्कार सभी रोगों के लिए एक वरदान आप समझ लीजिए। ये सभी रोगों के लिए वरदान है। तो जो लोग नित्य आसन करते हैं, और हमारे बीच में आज सुभाष जी नहीं है, मैं आप लोगों को परिचय कराऊंगा सुभाष जी से। हमारी टीम में सुभाष जी जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। सुभाष जी अभी पीछे ऑपरेशन होने तक, अभी हाल में उनकी ऑपरेशन हुई, और वो उम्र में आप लोगों से काफी बड़े हैं, और वयोवृद्ध होते हुए भी रोज 108 राउंड सूर्य नमस्कार करते हैं। 108 राउंड यानी मतलब ये दोनों मिला के जो मैंने एक किया, एवरी डे 108 राउंड सूर्य नमस्कार करते हैं। उम्र सुभाष जी की आप लोगों से बड़ी है, और वो जो है सूर्य नमस्कार, और कोई रोग नहीं, उनको किसी प्रकार की कोई सर्दी खांसी जुकाम बुखार, है ना, ये सारी चीजें नहीं होती है। तो जब वो ऑस्ट्रेलिया में रह के कर सकते हैं, तो आप इंडिया में रह करके भी कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार आप लोग को आज हमने एक राउंड कराया। कोशिश करें कि आप 12 राउंड आप कर सकें इसको। 12 राउंड तक आपके अभ्यास हो। 12 12 राउंड एक उचित नंबर है। तो जब आप अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे इसके लाभ भी आपको समझ में आएगा कि इसके लाभ क्या है। अब हम लोग धीरे से उठ के बैठेंगे। गुरुदेव एक रिक्वेस्ट थी, ये जो इसमें हर आसन में जो हमने किस चक्कर पे ध्यान देना है, ये जरा थोड़ा रिपीट करेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा प्रश्न है, गुड क्वेश्चन। आप लोग लिख लो। जब हम लोग प्रणाम नमस्कार करते हैं, जो पहला पोस्चर है, पहले पोस्चर में अपना ध्यान हम लोग अनाहत चक्र पे रखते हैं। लिख लो, नमस्कार आसन, अनाहत चक्र। फिर हस्तोत्तान आसन आता है, जिसमें आप दोनों हाथ उठा करके पीछे की ओर ले जाते हैं, पीछे टिल्ट करते हैं। उसमें आपका ध्यान आज्ञा चक्र पे रहता है। तो वहां पे लिखो हस्तोत्तान आसन, आज्ञा चक्र। फिर तीसरा पोस्चर है हस्तपादासन, जिसमें हाथ आप अपने पैर पर स्पर्श कराते हैं। तो हस्तपादासन में आप लिखे हुए स्वादिष्ठान चक्र, आप लिखें स्वादिष्ठान चक्र। उसके बाद आता है, जब आप एक पैर आगे पीछे ले जाते हुए अश्व संचालन आसन करते हैं। अश्व संचालन आसन के पोस्चर में आपका जो ध्यान, आपका जो फोकस है, वो अनाहत चक्र पे होना चाहिए। अनाहत चक्र, अश्व संचालन आसन, जो चौथा पोस्चर है, वो है अनाहत चक्र।
उसके बाद आप दूसरा पैर भी पीछे ले जाते हैं और आप पर्वत आसन करते हैं। पर्वत आसन में आपका ध्यान मणिपुर चक्र पे होना चाहिए, बल्कि आप अपनी आंखों से भी नाभि की ओर दिखना चाहिए। मणिपुर चक्र, पांचवा पोस्चर, पर्वत आसन, मणिपुर चक्र, आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद अगला करते हैं साष्टांग नमस्कार। ये छठा पोस्चर है, सिक्स्थ पोस्चर है, जब आप साष्टांग नमस्कार करते हैं। साष्टांग नमस्कार करते वक्त मैंने जैसे बताया, आपका सर जमीन पे, छाती जमीन पे, कमर ऊपर उठा हुआ। कमर को कभी भी प्रणाम करते वक्त जमीन में नहीं लगाएंगे। ये गुरु का या भगवान का, ईश्वर का, मूर्ति का, जब आप पूरे समर्पण भाव से प्रणाम करते हो, पूरी समर्पित होकर प्रणाम करते हो, उसको कहते हैं साष्टांग नमस्कार। इसमें कमर जमीन पे नहीं लगाते, कमर उठा के रखते, छाती जमीन पे रहेगा, घुटना जमीन पे रहेगा और पैर का पंजा जमीन पर रहेगा। तो इसको कहते हैं, और इसमें ध्यान आपका छाती यानी कि अनाहत चक्र पे रहना चाहिए। तो अनाहत चक्र पे उस पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन में आप मणिपुर का ख्याल करते हैं। भुजंगासन में सर को और छाती को ऊपर उठाते हैं और आसमान की तरफ, छत की तरफ देखते हैं। भुजंगासन, और आपका ध्यान मणिपुर चक्र पे रहता है। उसके बाद सारा पोस्चर रिपीटिंग है। उसके बाद अगर आप देखें भुजंगासन के बाद तो पर्वतासन करते हैं, वो भी मणिपुर चक्र रहता है। उसके बाद आप जो पोस्चर्स है वो रिपीट करते, जो पहले आपने किया था वो दोहराते जाते हैं। उसके बाद जो है आप असो संचालन आसन करते हैं। उसके बाद आप पादहस्तासन करते हैं। उसके बाद हस्तोत्थान आसन करते हैं और उसके बाद आप नमस्कार आसन करते हैं। वो सब रिपीटिंग है, सेम चक्र है, ठीक है। तो ये सूर्य नमस्कार आप करें, किसी भी उम्र में कर सकते हैं, स्त्री पुरुष बच्चे सब बड़े कर सकते हैं। धीरे धीरे एक राउंड से शुरू कीजिए, कोई बात नहीं, एक आध महीने एक ही राउंड कीजिए, लेकिन आप इसको करिए और इसके आप लाभ महसूस कर पाएंगे महीने 2 महीने के अंदर। अब आइए, सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास करते हैं, जानु शिरासन का अभ्यास करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीषा जी, आप जानु शिरासन करके बताएं। जानु शिरासन में पहले सीधे बैठ करके दोनों पैर फैला लें, फिर एक पैर को मुड़ते हुए थाइज के पास लाके रखें, एक पैर सीधा रखें। एक पैर सीधा रहेगा, दूसरा पैर मुड़ करके थाइज के पास लगा दें उसको। एड़ी कोशिश करें अपने जेनाइटल्स के पास लगा लें। एड़ी, या हल्का उस पे बैठ जाए, अगर नहीं हो रहा तो इजी रहेगा। हाँ, उस पर बैठ भी सकते हैं। पुस्तकों में लिखा है कि मूल बंद जहां से आप लगाते हैं, पेरिनियम है ना, पेरिनियम में उस एड़ी को लगा धसाना है, मतलब टच कराना। जो पेरिनियम है आपका, पेरिनियम को प्रेस करना है एड़ी से। एड़ी से पेरिनियम को प्रेस करना चाहिए, ऐसा पुस्तकों में, किताबों में, हठ ग्रंथों में लिखा है। पर आप उस पर बैठ भी सकते हैं, वो भी एक सुविधाजनक है, जैसे आपका शरीर। देखो, आसन में कभी जबरदस्ती मत करो, परफेक्शन कुछ नहीं होता आसन में, देयर इज नो परफेक्शन इन आसना। आपका शरीर जैसा जैसा कहता है, शरीर को फॉलो करो, शरीर के साथ दुश्मनी नहीं करना। शरीर जितना आराम आराम से कहता है उतना आराम आराम से करो। इसमें रेगुलरिटी का महत्व है। अगर आप रेगुलर हुए तो आप परफेक्ट पोस्चर लगा लोगे, एकदम एक दिन आपका सुपर पोस्चर हो जाएगा। लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं है तो आप कितने भी यंग हैं, कितने भी जवान है, कितने भी आपका शरीर जो है वो तगड़ा है, आप आसन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें महत्व आपकी रेगुलरिटी का है कि आप कितने रेगुलर हैं। इसलिए पोस्चर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप वहां पे लगाओ। अभी क्या करना, घुटना नहीं मोड़ना, ठीक है। तो दोनों हाथ को सांस लेके ऐसे ऊपर उठाओ और सांस छोड़ते हुए अपनी जो पैर है, खुला हुआ सीधा पैर है, उसको पकड़ने की कोशिश करो, उसके पंजे को पकड़ने की कोशिश करो जितना हो सकता है, कोई बात नहीं।
ना पंजा पकड़ा है कोई बात नहीं, एकदम बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम कहीं कम हो, तुम कहीं कमजोर हो, ऐसा बिल्कुल भी मन में नहीं लाना। जितना घुटना तक आ सकता है हाथ, घुटना तक ही लाओ। आपके हाथ पिंडली तक आते हैं, पिंडली तक ही लाओ। आपके हाथ जो है एंकल तक आते हैं, एंकल तक ही लाओ, कोई बात नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको पंजा पकड़ना ही है, जहां तक हाथ आराम आराम से जाता है। पर एक बात इसमें याद रखना, आप कोशिश करो कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अपने रीढ़ को कर्व गोलाकार मत बनाओ, उसको गोल मत कर दो। आपकी रीढ़ की हड्डी को थोड़ी कोशिश करो वो सीधी रहे। और आराम से सांस लो, छोड़ो, महसूस करो। देखो रीढ़ की हड्डी को, फील करो कहां कहां नस नाड़ियां आपकी पीठ से निकली है, कौन कौन सी नस नाड़ियां किस जगह पे, किस पोस्चर पे आपको तनाव दे रही है। क्या रीढ़ के पिछले हिस्से की तनाव दे रही है मांसपेशियां, या आपके गर्दन की मांसपेशियां परेशान कर रही हैं, आपके कंधों की मांसपेशियों का क्या हाल समाचार है। एक बार स्वाध्याय करो, जल्दबाजी मत करो। आसन का मतलब है आराम आराम से पोस्चर करना। हाउ मेनी टाइम्स यू रिपीट, दिस इज नॉट आसना। How much time you stay in a practice in a final posture, that is asana. अब आप धीरे से वापिस आओ, धीरे धीरे वापिस आओ। सबसे अच्छा वापिस आने का तरीका है कि सांस लेते हुए भी हाथ ऊपर करो और सांस छोड़ते हुए वापिस आ जाओ। चलो अब दूसरे पैर से करते हैं। अपना पैर बदल लो, दूसरे पैर से करो। मैं फिर से याद दिलाऊं कि देखो, आसन हमेशा धीरे धीरे आराम से की जाती है, कंफर्टेबल। कभी जर्क मत दो, जोर मत दो, तनाव मत दो। ठीक है। अब सांस लेते हुए हाथ को उठाओ और आगे जाओ। दूसरे पैर में भी आगे झुकना है, कोशिश करना है कितना जितना ज्यादा फॉरवर्ड बेंड हो सके। बिल्कुल परेशान नहीं हो कि आपकी फाइनल पोज नहीं हो रही है। फाइनल पोज में तो लोग बाग नाक सटा देते हैं घुटने से, और हाथ की जो आपकी कोहनी है वो जमीन पे लग जाती है। फाइनल पोस्चर तो थोड़ा टफ लगेगा देखने में, लेकिन आपका जितना हो रहा है वही आपके लिए फाइनल पोस्चर है। उस इसको महसूस करो, इस पोस्चर को महसूस करो। जितना भी झुके हो उसको महसूस करो। आपका कमर का क्या हाल है, आपकी पीठ का क्या हाल है, आपकी गर्दन का क्या हाल है, आपके पेट में क्या हो रहा है, छाती पे क्या हो रहा है, हाथों में रक्त का बहाव कैसा है, पैरों में, और खासकर थाइज के पीछे, जो आपकी थाइज है उसके पीछे जो है वो महसूस हो रहा होगा आपको। धीरे से महसूस करो, जल्दबाजी नहीं करो, दर्द मत लाओ। हल्के हल्के दर्द को महसूस करो, एक स्लाइट स्वीट पेन, जिसको कहते हैं मीठा दर्द, स्वीट पेन को महसूस करो। अगर आपको एक्यूट पेन हो रहा है तो आप गलत कर रहे हो, ज्यादा झुक गए। ज्यादा नहीं झुकना, एक्यूट पेन में नहीं जाना, मीठे पेन में, मतलब स्वीट पेन में जाना। और धीरे धीरे आप अब वापस हो जाओ। वापस होने के लिए फिर से हाथ ऊपर उठाओ सांस लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। ये हुआ 1 राउंड। तो कोई भी आसन 1 राउंड या ज्यादा से ज्यादा 2 राउंड, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर गुरुदेव कर रहे हो तो 1 से 2 राउंड एनफ है। हाँ, कोई पूछना चाह रहा है कुछ? जी गुरुदेव, मैं पूछ रही थी कि अभी तो कुछ और नहीं फील होता है एक्सेप्ट स्ट्रेचिंग। हाँ, अभी तो तो स्ट्रेचिंग ही वो फील होगा। पहली पहली बार आसन करोगे तो स्ट्रेचिंग ही फील होगा। अभी उससे ज्यादा। साल 2 साल करोगे तो फिर प्राण को फील करने लगोगे, चक्रों को जी। फील करने लगोगे। लेकिन उसके लिए साल 2 साल रेगुलर अभ्यास की जरूरत है। ठीक है। मेरे साउथ कोरिया में कई ऐसे स्टूडेंट थे जो आसनों में चक्रों को अनुभव कर लेते थे। उनको तो प्राणायाम करने के लिए वो प्राणाकर्षण, ये प्राणमय कोर्स की साधना, कोई चक्र साधना करते नहीं थे, आसन आसन में वो चक्रों को फील कर लेते थे। तो ऐसा आसन आपको आध्यात्मिक बना सकता है। तो इसलिए चलिए हम लोग अगला अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास आज एक एक राउंड ही करते हैं, हम ज्यादा नहीं कराएंगे आज। आज पहले सीख लो। तो हम लोग अगला, हाँ, अगला अभ्यास करते हैं जब हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग कर लिए। फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद मोस्टली हम लोग बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं। ये नियम है कि जब भी फॉरवर्ड बेंडिंग हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं। ये हमेशा याद रखना, बैकवर्ड बेंडिंग करके फॉरवर्ड बेंडिंग करो या फॉरवर्ड बेंडिंग करके बैकवर्ड बेंडिंग करो, तो बॉडी में एक अलाइनमेंट रहता है। तो अब आ जाओ भुजंग आसन के लिए। भुजंग आसन आपने पहले ही आज कर लिया है।
तो फिर भी आज आपको और अच्छे से भुजंगासन करा देते हैं। पेट के बल लेट जाओ। जिनके कमर में दर्द रहता है वो दोनों पैर फैला लीजिए, पैर में डिस्टेंस कर लीजिए। लेकिन जिनके कमर में दर्द नहीं है वो पैर को लगा के रखें। तो जिनके कमर में दर्द रहता है पैर को फैला लें, वरना बाकी लोग पैर को लगा लें और अपने हाथों को अपने सर के अगल बगल रखें। कुछ लोग अपने हाथों को छाती के पास भी रखेंगे, लेकिन तब वो कठिन हो जाएगा, आपके लिए थोड़ा सा प्रयास ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप अपने कान के बगल में, आप अपने सर के बगल में अपने हाथों को रखें, तो प्रयास थोड़ा सा आपका भुजंगासन आसान होगा। अब क्या करेंगे, श्वास लेते हुए अपने सर और छाती को ऊपर उठाइए। सांस लेते हुए सर और छाती को ऊपर उठाइए और छत की तरफ देखिए। छत की तरफ देखिए। आपको ध्यान रखना है कि आपका कमर, आपकी जंघा जमीन पे ही रहे। आपके थाइज आपकी जमीन पे ही रहने चाहिए। केवल नाभि से ऊपर आपका शरीर ऊपर उठेगा। आपका पेट, आपकी छाती ऊपर उठेगी, आपका कमर जमीन पे ही रहेगा। और महसूस कीजिए कहां पे ज्यादा दर्द हो रहा है। आप रेतस प्राण को महसूस करते हैं, तेजस प्राण को, या ओजस प्राण को? क्या महसूस करते हैं? विष्णु ग्रंथि को, रुद्र ग्रंथि को, या ब्रह्मा ग्रंथि को? आप क्या महसूस करते हैं? वैसे तो ये चक्र मणिपुर का है। महसूस कीजिए कहां पे आपका ध्यान जा रहा है। कौन सी मांसपेशी में सबसे ज्यादा तनाव खिंचाव हो रहा है। जल्दीबाजी मत करो, आराम आराम से धीरे धीरे करो, सब कुछ महसूस करो। स्वाध्याय करो। आसन में स्वाध्याय किया जाता है, महसूस की जाती है। महसूस करो अपने शरीर को, एक खास पोस्चर में अपने को महसूस करो। और जब लगे कि अब बहुत नहीं हो पा रहा है, अब होल्ड नहीं हो पा रहा है, तब वापस आ जाओ। अब लगे कि अब बहुत होल्ड हो गया, नहीं हो पा रहा, सांस सामान्य रखना, तब वापस आना। जब तक आपको लगे कि हम आराम आराम से इसको कर सकते हैं, तब आप वो आराम आराम से करो। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ ये मुश्किल है, तो आप अब की बार जो है सेकंड राउंड में हाथ को थोड़ा पीछे ले जाना, छाती के पास रखना और करके देखना, देखना दोनों में क्या अंतर होता है। तो ये वाला थोड़ा सा आपको कठिन मालूम होगा, क्योंकि इसमें कमर को जमीन पे रखना जरूरी होता है, तो यहां पर आपको ज्यादा तनाव महसूस होगा। तो ये हो गया भुजंगासन। थोड़ी देर आराम करें, सर को जमीन पे रख करके धीरे धीरे रेस्ट करो। देखो, आसन, हर एक आसन के बाद थोड़ा रेस्ट करो। कभी जल्दबाजी मत करो। आसन का मतलब ये नहीं कि आप जिम में हो, दौड़ दौड़ के भागम भाग में कर रहे हो। ये भागम भाग वाला नहीं है काम। आराम आराम से देखो। आसन के सत्र में जब मैं कराता हूं तो मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि आपका हार्ट बीट ना बढ़ जाए, ब्रेथ रेट ना बढ़ जाए। आप, अगर आपका हार्ट बीट बढ़ गया तो समझो आप गलत कर रहे हो, उसको बैलेंस करो। आपका ब्रेथ रेट नहीं बढ़ना चाहिए, है ना, वो सामान्य, बिल्कुल सामान्य रहना चाहिए। ब्रेथ रेट, हार्ट रेट सब सामान्य रहना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप फाइनल पोस्चर करो तो कोशिश करो एट द टाइम व्हेन यू आर इन अ फाइनल पोस्चर कि आप मांसपेशियों को रिलैक्स करते जाओ। ऐसा नहीं तनाव में है तो तनाव बना के रखें, ये आप जिम नहीं है, ये आसन है। इसमें मांसपेशियों में तनाव नहीं, रिलैक्स करना आपको। तो फाइनल पोस्चर में भी जहां तनाव हो रहा है ना, वहां भी आप अपने मसल्स को कहो रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मसल्स को रिलैक्स करो, मसल्स को रिलैक्स करो। तो जब भुजंगासन आप करते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, जिनको अपच की, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, वो आपकी दूर होती है। जब आप भुजंग आसन करते हो तो आपको, आपकी छाती ओपन होती है। और जो कब्ज, कफ और जुकाम से पीड़ित होते हैं, उनको भी लॉन्ग टर्म में लाभ महसूस होता है। तो भुजंग आसन करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां दूर होती है। रेगुलर करेंगे तो नहीं होएंगी। तो ये भुजंग आसन के लाभ है। अब हम लोग अगले आसन में प्रवेश करेंगे।
अगला आसन आपका बैठ करके ट्विस्टिंग पोस्चर है। मनीषा जी ने कहा है अर्ध मत्स्येंद्र। ठीक है, चलिए देखते हैं अर्ध मत्स्येंद्र कितने लोग कर पाते हैं। अगर पहले सिंपल करते हैं, अर्ध मत्स्येंद्र से पहले जो यहाँ पे जो उम्र दराज लोग बैठे हैं उनके लिए मैं एक सरल पोस्चर बताता हूं। इसको कहते हैं वक्रासन। जो यंग लोग हैं वो करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र, बाकी लोग वक्रासन करेंगे। वक्रासन के लिए जो पैर आपने नीचे मोड़ा है ना मनीषा जी, उसको सीधा कर लीजिए। एक पैर सीधा रहेगा, एक पैर क्रॉस। हाँ, उसको क्रॉस कर लीजिए उस पैर को। हाँ, ये अब आप बॉडी को ट्विस्ट कीजिए और जितना मोड़ सकता है, हाँ, उसको आप थाम के जितना मोड़ सकते हैं आप सिंपली ट्विस्ट कीजिए। ये सिंपल पोस्चर है। तो जिन लोगों के कमर में दर्द है, उम्र दराज लोग हैं, वो इस अभ्यास को सामान्य रूप से कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे यंग भाई बहन है, जो बिल्कुल जिनके शरीर में कोई बीमारी वैसी नहीं है, लोच कर सकते हैं, तो वो उस सीधे पैर को मोड़ लेंगे। जो आपने पैर सीधा रखा था वक्रासन में, उसको मोड़ लेंगे और उसके बाद इस अभ्यास को आप करें। इस अभ्यास को करें और जो पैर आपका ऊपर में है उसी पैर की दिशा में पीछे घूमे। जितना पीछे घूम सकते हैं उतना पीछे आप ले जाइए, ट्विस्ट कीजिए और आप अपने बॉडी को महसूस कीजिए। देखिए ट्विस्टिंग के दौरान आपकी रीढ़ की हड्डी की स्थिति कैसी है, महसूस कीजिए। अब आप दूसरी तरफ पैर को बदल के भी कीजिए। कोशिश कीजिए रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। कोशिश कीजिए रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। पूरे रीढ़ का ख्याल, पहले सबसे पहले यहां जो फोकस पॉइंट होता है वो सुषुम्ना यानी रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी पे आपको ध्यान रखना है। तो इस आसन को हम लोग डायबिटीज आसन कहते हैं। तो जिन जिन को डायबिटीज है वो ये आसन करने से उनका जड़ से रोग खत्म हो जाता है। अगर आपको शुगर है, डायबिटीज है, मधुमेह है, तो आप इस अभ्यास को करें। ये आपको डायबिटीज जड़ से खत्म कर देगा। लेकिन ये अभ्यास का मतलब ये नहीं है कि आप बस जल्दी जल्दी करके 2 मिनट में। इस आसन के फाइनल पोस्चर पे रुको जितने देर रोक सकते हो, क्योंकि ये पोस्चर आपके पेंक्रियाटिक सिस्टम को, पेंक्रियाज को असर करता है और वहां से जो भी आपके हार्मोन्स होते हैं, बाहर होते हैं, उस पर उसका सम्यक असर होता है। और ऐसा देखा गया है पिछले 50 साल, 60 सालों के जो भी सर्वे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इस पर बड़े प्रयोग किए गए हैं। डायबिटीज के बीमारियों, उनके पेशेंट्स पर काफी ज्यादा वर्क हुआ है। हजारों की संख्या में सब्जेक्ट्स लेकर के प्रयोग किए गए हैं और 6 7 दशकों में हम लोगों ने अनुभव किया कि ये आसन डायबिटीज के लिए बेस्ट है। तो इस आसन को जरूर लगाइए। लंबे समय तक कोशिश कीजिए लगाने का, पूरे रीढ़ का ध्यान कीजिए। वैसे ये मणिपुर चक्र का अभ्यास है और अभ्यासी को अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर रखना चाहिए जब भी इस अभ्यास को करें। अब एक और अभ्यास। अब आपने 3 फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग और लेटरल बेंडिंग, ये तीनों आपने कर लिया। अब अगला बैलेंसिंग पोस्चर में आपको क्या करना है।
बैलेंसिंग पोस्चर के लिए आप करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए आपको खड़े होना होगा। जैसे पेड़ होता है, वृक्ष से वृक्षासन नाम पड़ा है। और चूंकि ये बैलेंसिंग पोस्चर है तो ऑफ कोर्स इसमें आपको बड़ा एकाग्र होना होगा। और उस एकाग्रता के लिए आप अपने पहले पूरे शरीर को स्थिर कर लीजिए, बिल्कुल अपने दोनों पैर को बैलेंस करके खड़े हो जाइए। और अपने शरीर को देख लीजिए, आपका शरीर बिल्कुल बैलेंस्ड है। तब आप अपने बायां पैर लेफ्ट लेग को उठा करके धीरे से दाएं पैर के थाइज पे टिका दीजिए। दाएं पैर के थाइज पे टिका दीजिए। धीरे धीरे आराम से कीजिए इसको, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से इसको कीजिए। अपने आप को बैलेंस कीजिए। पहले एक पैर पे खड़े होना है आपको, मतलब कुल मिलाकर के आपको एक पैर पे खड़े होना है, यानी दाएं पैर पे खड़े होना है। दाएं पैर पे खड़े होना है। जब आप दाएं पैर पे अपने आप को बैलेंस करके खड़े हो गए, अब अच्छा, जिन जिन से नहीं हो रहा है ना, एक काम करो, एक जगह पे दिमाग को एकाग्र करो। तो एक जगह एकाग्र करो। पहले हम लोग दाएं पैर पे खड़े होना सीखते हैं, उसके बाद हम बाएं पैर जाते हैं। सबसे पहले दाएं पैर पे खड़े होते हैं तो बायां पैर को मोड़ करके बायां पैर दाएं पैर पे टिकाएंगे, ताकि दाएं पैर, ज्यादातर लोग जो होते हैं वो, उनका दायां साइड स्ट्रांग होता है, तो आपका दायां पैर ज्यादा स्ट्रांग है, तो दायां पैर पे खड़े होंगे पहले। उधर थोड़ा सा बैलेंस हो लो, फिर बाएं पैर पे आओ। बायां पैर थोड़ा कमजोर होता है। एक जगह बिंदु को देखो, एक जगह पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे नजर को एकाग्र कर लो, अपनी दृष्टि को रोक लो एक जगह, तो देखो आसानी होगा। अगर आपने एक पैर पे खड़ा होना सीख लिया, उसके बाद हाथों को नमस्कार पोस्चर पे लाना है। ऊपर की तरफ हाथ को उठाते हुए नमस्कार करना है, दोनों हाथ को सर के ऊपर जोड़ते हुए, ऐसा हाथ जोड़ना, लेकिन बैलेंस करना, गिर मत जाना। पहले हम लोग बचपन में, यंग एज में, खेल खेल में बाजी लगती थी कि कौन कितनी देर एक पैर पे खड़ा हो सकता है। तो हम लोग जो है एक एक घंटे एक पैर पे खड़े हो जाते थे। तो आप कर सकते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है। आपने बच्चे में जरूर ये खेल खेला होगा, इतना भी असंभव नहीं है। ये आपकी मानसिक एकाग्रता के लिए बहुत आवश्यक है। आप लोग ध्यान सीखना चाहते हो, आप लोग गहरे मेडिटेशन में उतरना चाहते हो, तो बैलेंसिंग पोस्चर इज वेरी गुड फॉर यू। चलो कोई बात नहीं, आपने जितना भी जैसा भी किया, हम जानते हैं बैलेंसिंग पोस्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए आप प्रयास कीजिएगा कि और अच्छा आप कर सकें। अब आप 1 मिनट के लिए लेट जाइए, कोई बात नहीं, जितना हो पाया, जैसा हो पाया, कोई बात नहीं। अब आप थोड़ी देर शवासन में लेट जाइए। आसनों में ना खूब सारा शवासन किया करो, डरो मत, घबराओ मत। आसन बहुत आराम आराम से, आपका हार्ट बीट बढ़ गया, आपका हार्ट रेट, ब्रेथ रेट बढ़ गया, समझो आपने गलत कर दिया। आसन एकदम बहुत धीरे धीरे आराम से करने का है। आसन में और एक्सरसाइज में फर्क है। आसन आपके सिस्टम्स को, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, मस्कुलर सिस्टम हो, है ना, स्केलेटल सिस्टम हो, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, आपके सिस्टम को स्ट्रांग करता है। लेकिन जो एक्सरसाइज आप करते हो, उससे केवल आपकी मांसपेशियों में तनाव होता है
और आप बॉडी बिल्ड करते हो। जो आप जिम जाके अभ्यास करते हो, बॉडी बिल्डिंग का जो आप प्रयास करते हो, जिम और एक्सरसाइजेज में आपकी बॉडी भारी मात्रा में लैक्टिक एसिड छोड़ती है, क्योंकि एक ही क्रिया को आप बार बार दोहराते हो और पूरी ताकत लगाते हो उसमें। और ये लैक्टिक एसिड लॉन्ग टर्म जमा हो जाता है, जो आपके ओल्ड एज आने पर आपकी मांसपेशियां जो है वो ज्यादा शिथिल हो जाती हैं, वो हड्डियां छोड़ देती है। तो जिम से बहुत नुकसान है। लॉन्ग टर्म आपको जो बॉडी एक या आपकी हड्डियां जो है 50 के बाद कमजोर गिरने लगता है, ये जिम के परिणाम है। लेकिन जब आप आसन करते हो, इसके विपरीत आपकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती है, बुढ़ापे में भी, ओल्ड एज में भी वो सशक्त बनी रहती है और आप यंग दिखते हो। इसीलिए आसन जिम से 100 गुना ज्यादा लाभकारी है, और जिम से होने वाले नुकसान भी नहीं होते। जिम करने वालों में मैंने ज्यादातर देखा है कि 60-70 के बाद उनका बॉडी जो है वो बहुत खराब हो जाता है, हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और मांसपेशियां झूल जाती हैं। लेकिन जो रेगुलर आसन करते हैं, आप उसको 80 साल में भी देखेंगे कि वो 50 साल का दिखेगा, उसकी ऊर्जा, क्योंकि आसन वर्क करता है आपके सिस्टम पे, आपके केवल मांसपेशियों पे वर्क नहीं करता है। आसन वर्क करता है आपके हार्मोन्स, आपके ग्लैंड्स, आपके चक्र, आपकी नाड़ियों पे। आसन काम करता है आपके भीतर के प्राण पे। इसलिए आसन हमेशा जिम की तुलना में 100 गुना ज्यादा लाभकारी है। तो जब आपके मन में ये द्वंद्व हो कि मुझे जिम जाना चाहिए या आसन करना चाहिए, तो सदैव आप आसन को चुनें। तो ये तो बात हो गई आसनों की। अब एक पोस्चर है इन्वर्टेड पोस्चर, जो पांचवा है, वो थोड़ा मुश्किल है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी अगर कोई आप में से हलासन या सर्वांग आसन कर सकता हो, तो जरा सा हमें वो चैट पे यस बोल के दिखाए। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कौन है जो सर्वांग आसन कर सकता हो। जो लोग सर्वांग आसन कर सकते हैं वो यस लिखें। अभी ये मनीषा इंस्ट्रक्ट नहीं करेगी उसको, हम देखते हैं कि आप में से कौन कर सकता है सर्वांग आसन। किसको आता है सर्वांग आसन? मनु और राजीव शर्मा। ठीक है, हम तो राजीव शर्मा को कहेंगे आप करें, क्योंकि मनु तो यंग है, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर राजीव शर्मा कर सकते हैं, तो जो लोग नहीं कर सकते उनको लानत है फिर। ठीक है। तो आपको सीख लेना चाहिए, 60 की उम्र में भी अगर राजीव शर्मा कर सकते हैं, तो शर्मा जी आप आ जाइए। हम्म, आप अनम्यूट होकर के वीडियो ऑन कर लीजिए, व्यवस्था बना लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शर्मा जी रुकिए शर्मा जी, आपने, अच्छा ठीक है, आप कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो ये इस तरह से कमर उठा करके, और ये देखो, शर्मा जी ने बहुत अच्छा अभ्यास प्रयास किया है। वैसे ये विपरीत करनी है, पर सर्वांग आसन से मिलता जुलता है। और बहुत बढ़िया शर्मा जी ने किया, जबरदस्त, सुपर, बहुत बढ़िया। और धीरे धीरे आप वापस अपने कमर को लाइए, पैर को नीचे रख सकते हैं। ये बहुत बढ़िया पोस्चर किया। आ, एक बार सभी लोग शर्मा जी के लिए क्लैपिंग कर दें।
दिखना चाहिए आपकी क्लैपिंग। शर्मा जी के लिए एक क्लैपिंग बनता है। बहुत सुंदर अभ्यास शर्मा जी ने करा है। और वैसे ये विपरीत करनी हुआ सर्वांग आसन, थोड़ा सा इससे अलग होता है। सर्वांग आसन में हम क्या करते हैं, अपने कमर, अपनी पैर को एकदम एक सीधे में ले आते हैं। तो दूसरा मनु जी ने कहा था, तो देखिए मनु जी कर पाते हैं कि नहीं। मनु जी आप आए। और भी जी लोग गुरु जी। प्रयास करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर पाएंगे तभी कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। पहले दिन नहीं करना चाहिए। जब आप लोग अभ्यास आपने पहले से कर रखा है, आप जानते हैं इस अभ्यास को, तभी कीजिए, वरना कोई जबरदस्ती मत कीजिए। मनु जी आप हमें दिख जाइए। गुरु जी मैं दिख गया, प्रणाम गुरु जी। हाँ, दिखे 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 दिखे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब ठीक है। हमें सर्वांग आसन करके दिखाइए। ये देखिए, ये सही है, सर्वांग आसन है। इसमें क्या करा आपने, आपकी कमर और आपका पैर बिल्कुल सीधा, ये सीधा है। ये इसको कहते हैं सर्वांग आसन। तो ये बहुत बढ़िया पोस्चर है। और ये पोस्चर भी माना जाता है कि आसनों में सर्वश्रेष्ठ, सर्व अंग, सभी अंग का आसन है। इसमें सर्वांग आसन है, सभी अंगों का आसन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे आप नीचे आ जाइए। तो आते वक्त बहुत धीरे धीरे, जैसा मनु ने किया, पैर को मोड़ते हुए घुटने को, और धीरे धीरे जमीन पे आए और थोड़ी देर रिलैक्स किए। तो आपने भी ऐसा ही करना है। जब आप सर्वांग आसन करने के हिसाब से तैयार हो जाइए, तभी आप सर्वांग आसन कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और सर्वांग आसन में परफेक्ट हो जाए तब आप शीर्षासन का सोचिएगा कि हम शीर्षासन करें। शीर्षासन भी कर सकते हैं बहुत, लेकिन आज मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कई बार लोग चोट लगा लेते हैं। चोट नहीं लगाना है इसको, आराम आराम से करना है ना, धीरे धीरे करना है। और ये भी नहीं सोचना कि मेरी उम्र ज्यादा है तो मैं सिर्फ शीर्षासन नहीं करूं। मेरी एक स्टूडेंट है साउथ कोरिया में, 85 ईयर्स की है, और वो शीर्षासन लगाती है। और आप ये मत सोचो वो 2-3 मिनट शीर्षासन लगाती है, वो 3 घंटे शीर्षासन में बनी रहती है। वो साधना, वो सुमिरन, ध्यान, भजन, नाद साधना सब शीर्षासन में करती है। वो पूरी की पूरी नाद साधना शीर्षासन में करती है। वो शीर्षासन करके कान बंद कर लेती है और नाद सुनती है, और 3 घंटे लगी रहे वो उसी शीर्षासन में बनी रहती है। 85 ईयर्स की है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हो। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको मोटिवेशन मिले, है ना, आप मोटिवेट हो। आप सोचते हो कि हम हैवी वेट हैं, या हम कमजोर हैं, हम बीमार हैं, हम वृद्ध हैं। ऐसा नहीं है। आसन सब लोग कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शुरू करेंगे। 2-3 महीने में तो आप इतने पारंगत हो जाएंगे कि आप अच्छे अच्छों को चौंका देंगे। तो एनीवेज, मनु जी ने बहुत बढ़िया करके दिखाया। एक बार मनु जी के लिए क्लैपिंग कर रहे हैं आप लोग। मनु जी के लिए क्लैपिंग। धन्यवाद मनु जी, आपने बहुत बढ़िया सर्वांग आसन करके दिखाया। और धन्यवाद गुरु जी, आपने ही सिखाया है तो। मनु जी जो है घेरंड संहिता का अध्ययन कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल वो आप लोगों को भी घेरंड संहिता पढ़ाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, सबको अध्ययन मनन करना चाहिए। तो आज हम लोग इन्हीं 5 आसन को ध्यान में रखते हुए अपने प्रैक्टिस को पूर्ण करेंगे। आप लोग निश्चित रूप से एंजॉय किए होंगे, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हम लोग इसी प्रकार से कल भी मिलेंगे, पर कल आसन तो नहीं कर पाएंगे। पर कल ये जरूर है कि हम लोग सूत्रों को आगे पढ़ेंगे। मैं चाहता था कि एक दिन आप लोग आसन को भी जाने, सीखें, देखें। ये अपने समय के हिसाब से आप लोग कर लीजिए, जो समय आप लोगों को सूट करता है आसन के लिए वो निकालिए, और उसको आप कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आसनों के लिए भी एक प्रॉपर टाइम निकाला जाए। और जब ये नाद सूत्र पूरा हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि आसनों पर, हठ योग पर भी एक प्रॉपर सत्र बनाई जाए, और मैं आप लोगों को घेरंड संहिता पढ़ाऊं। मेरा हठ योग में
घिरंड संहिता के प्रति बहुत भाव है, मेरा बहुत ये कहो झुकाव है। तो मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों को घिरंड संहिता पढ़ाऊं, और घिरंड संहिता में बहुत सारे आसन है, प्राणायाम है, तो वो भी आप लोग उसको जानो। तो आज इतना ही, कल 6 बजे हम लोग फिर मिलते हैं नाद सूत्रों के साथ। आप सब लोगों को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी।